से हरी झंडी का इंतजार कर रही है। तो क्या आज कांग्रेस अपने पत्ते खोलेगी? क्या कांग्रेस नगरोटा से अपने उम्मीदवार का ऐलान करेगी? इस पर सबकी निगाहें एक तरह से टिकी हुई हैं। और कल उमर अब्दुल्ला ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया था कि नगरोटा सीट पर एनसी अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी, बल्कि कांग्रेस का सपोर्ट करेगी और पूरी तरह से कांग्रेस की मदद की जाएगी। तो क्या आज एक तरह से कांग्रेस का जो कैंडिडेट है उसके नाम पर मोहर लग सकती है और क्या कांग्रेस अपने उम्मीदवार का नगरोटा से ऐलान करेगी? क्योंकि जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज हो गई है। दिल्ली में भी अब इस उम्मीदवार को लेकर मंथन किया जा रहा है। उधर कांग्रेस की तरफ से कश्मीर से कौन से नाम आए हैं ये भी देखना बहुत अहम होगा। और क्या जो फाइनल मोहर है वो दिल्ली में लगेगी, दिल्ली में जो कांग्रेस की लीडरशिप है वो मोहर लगाएगी, ये देखना भी बहुत अहम माना जा रहा है। कांग्रेस को दिल्ली से अब हरी झंडी मिलने का एक तरह से इंतजार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के लिए नगरोटा सीट छोड़ी है। कल ही उमर अब्दुल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि वो नगरोटा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार की हिमायत करेंगे और उसका साथ देंगे। तो कांग्रेस आज नगरोटा सीट के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है। सबकी निगाहें टिकी हुई है। कल दरअसल नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, यानी 20 अक्टूबर नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। आज 19 तारीख हो गई है। ऐसे में अब आज और कल 2 दिन और बचे हुए हैं और इन्हीं दोनों दिन में अपने उम्मीदवार का ऐलान कांग्रेस को करना है। और अब ये देखना अहम होगा कि कांग्रेस का उम्मीदवार नगरोटा से कौन होता है। और चलिए सीधे, क्योंकि जम्मू कश्मीर से दिल्ली तक नगरोटा सीट को लेकर कांग्रेस मंथन कर रही है। दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है, सीधे दिल्ली का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्रम, नगरोटा सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साफ कर दिया कि वो कांग्रेस के उम्मीदवार का सपोर्ट करेगी। अब कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा, क्या यह चीज दिल्ली से फाइनल होने जा रही है? और अगर दिल्ली से होने जा रही है तो क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? तो चलिए अपने सहयोगी से दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानकारी लेंगे कि दिल्ली में आखिर क्या कुछ चल रहा है, कांग्रेस लीडरशिप किस नाम पर मोहर लगाने वाली है और क्या आज कांग्रेस का उम्मीदवार फाइनल हो सकता है नगरोटा सीट को लेकर, यह भी देखना बहुत अहम होगा। तो आज कांग्रेस नगरोटा सीट पर अपने उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है। इससे पहले हलचल काफी तेज हो गई है, क्योंकि नगरोटा सीट दरअसल ऐसी है जहां पर बीजेपी का वर्चस्व है। बीजेपी यहां पर काफी मजबूत पोजीशन में है और देवेंद्र सिंह राणा जो बीजेपी के कदावर लीडर थे, जिनका देहांत हो गया, अब उनकी बेटी यहां से चुनाव लड़ रही हैं। तो ऐसे में बीजेपी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर चुकी है। बीजेपी उम्मीदवार ने नॉमिनेशन भी फाइल कर दिया है, पर्चा भर दिया है, लेकिन अभी कांग्रेस का उम्मीदवार यहां पर सामने नहीं आया है। सीधे दिल्ली का रुख करेंगे। खुर्रम शहजाद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। खुर्रम, कांग्रेस खेमे से क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जम्मू कश्मीर में ज़िमनी इंतखाबात होने वाले और नगरोटा सीट पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार को लेकर एक तरह से इंतजार किया जा रहा है। दिल्ली से क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जैसा कि आपको मालूम है कि जो स्टेट है उसकी तरफ से तमाम चीजें और सेंट्रल लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप है, जो तौर पर दे दी गई थी। और अभी तक जो कांग्रेस सूत्रों के हवाले से, जराये के हवाले से खबरें हैं, तो नगरोटा की सीट को लेकर के कि वहां पर जो ठाकुर बलवान सिंह है उनका नाम जो है सबसे आगे माना जा रहा है कि वो उसको जो है कांग्रेस वहां से उम्मीदवार बना सकती है। लेकिन तारीख कर रहा तरीके से कहा कि हमारे पास दोनों ऑप्शन खुले हैं, यानी कि चलिए खुर्रम दोबारा से आपके पास लौटेंगे। आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही है, इस वजह से दोबारा आपके पास लौटेंगे और जानकारी लेंगे। तो जैसे ही हमारे सहयोगी हमारे साथ दोबारा से जुड़ेंगे उनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। आवाज उनकी बहुत क्लियर नहीं आ रही, लेकिन इतना जरूर है कि आज क्या कांग्रेस के उम्मीदवार पर तस्वीर क्लियर हो सकती है, तस्वीर साफ हो सकती है, ये देखना भी बहुत अहम होगा। क्योंकि 2 सीटों के लिए बाईपोल हो रहा है और इन 2 सीटों में से बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, लेकिन अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का इंतजार है। नगरोटा से कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारेगी। क्या कांग्रेस आज अपने उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है, इस पर निगाहें टिकी हुई हैं। उधर उपचुनाव के रण में बीजेपी ने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं, लेकिन नगरोटा और बडगाम उपचुनाव को लेकर गठबंधन में अब भी संशय बरकरार है।
क्योंकि बडगाम से जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना उम्मीदवार उतारेगी तो वहीं नगरोटा सीट पर कांग्रेस को समर्थन देगी। लेकिन सवाल है कि बडगाम के रण में आखिर नेशनल कॉन्फ्रेंस को किसका इंतजार है। बड़ी खबर यह है कि आज बडगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस की अहम मीटिंग होने वाली है, जिसमें कई विधायक और पार्टी नेता शामिल होंगे। इस मीटिंग में बडगाम उपचुनाव को लेकर रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है। तो बडगाम उपचुनाव पर नेशनल कॉन्फ्रेंस आज अहम बैठक करने वाली है और क्या इस बैठक में बडगाम सीट को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार का ऐलान हो सकता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। क्योंकि अब नॉमिनेशन का आज और कल 2 दिन और बचे हुए हैं। 20 तारीख नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है। ऐसे में क्या आज नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि कल उमर अब्दुल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि 24 घंटों में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से तस्वीर साफ हो जाएगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार का ऐलान किया जाएगा। हालांकि कल जब उमर अब्दुल्ला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जब ही यह आशंका जताई जा रही थी कि उमर अब्दुल्ला शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार का ऐलान करेंगे बडगाम से, लेकिन यह ऐलान नहीं हुआ था। और अब यह माना जा रहा है कि बडगाम चुनाव को लेकर अहम बैठक हो रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है। बडगाम उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दावा किया है कि अगले 48 घंटे में उम्मीदवार का ऐलान हो जाएगा। यह बयान उमर अब्दुल्ला कल दोपहर 3 बजे उन्होंने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया था। ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज शाम या कल सुबह तक नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने पत्ते खोल सकती है। पार्टी में मशवरा चल रहा है, बातचीत चल रही है और मुझे लगता है अगले 24 घंटे या 48 घंटे में हम अपना उम्मीदवार आपके सामने पेश करेंगे और वो अपने नामजदगी के कागज जो है भरेंगे। चलिए इसी खबर पर, क्योंकि हलचल अब तेज होती जा रही है, आखिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बडगाम सीट पर उम्मीदवार का ऐलान अभी तक क्यों नहीं हुआ है, इसी पर और जानकारी लेंगे। सीधे श्रीनगर का रुख करेंगे। सरोज कफील हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरोज कफील, देखिए बीजेपी ने 2 जो बाईपोल होने वाले हैं उस पर अपने उम्मीदवार पहले ही एक तरह से घोषित कर दिए हैं, लेकिन बडगाम की सीट बहुत दिलचस्प माना जा रहा है यहां पर, लेकिन अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है और कहा जा रहा है कि आज भी बैठकों का दौर चल रहा है, शायद आज शाम तक तस्वीर साफ हो सकती है। क्या कुछ इशारा मिल रहा है? तो बिल्कुल सही कह रहे हो और कोई ऑप्शन भी नहीं है। देखिए कल लास्ट तारीख है, कल 20 तारीख है, लास्ट डेट है, तो उससे पहले तो अब नामांकन जो नाम है सामने आ जाना चाहिए। और देखिए वो जो बडगाम की आप बात करें कि क्या वजह है जहां पर पेच फंसा हुआ है, कई सारी कॉम्प्लिकेसीज है। अगर आप बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस की बेस्ट सीट रही है बडगाम, आप देखें अगरुल्ला 2002 से जीतते आए हुए हैं वहां पर, या उससे पहले देख लीजिए उनके पिताजी थे या उन्हीं की फैमिली के जो मेंबर्स होते थे। आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिकल लैंडस्केप जो है स्पेशली जम्मू कश्मीर का, वो भी पिछले 10-12 साल में इवॉल्व हो गया है, चेंज हो गया है, जिसके चलते हुए हमने इस बार भी देखा 2024 में किस तरह से पार्टिसिपेशन रही। इस बार इलेक्शंस में कई सारे लोग जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उनको छोड़ के देखिए कितनी सारी नई पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स फ्लोट हुए। तो उसी के चलते हुए बडगाम में अभी आपने देखा है कि आम आदमी पार्टी से दीवा खान हुए, वही आपने देखा कि जो आगा मोहसिन अली है भाजपा के, वो सामने आएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे इस सीट पे आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं कंफ्यूज है। आप देखें अगर हम पहले बात करें तो जो सीएम के एडवाइजर है नासिर असलम वानी, पहले उनका नाम सामने आ रहा था, उसके बाद कई सारे और सामने आ रहे थे नाम। ये भी कहा गया था कि अपनी पार्टी में से माफ कीजिएगा जो मोहिउद्दीन मुंतजिर है वो शायद एनसी ज्वाइन करे, उसके बाद वो एनसी की टिकट पे लड़ेंगे। लेकिन वही आगा महमूद जिन्होंने सीट छोड़ी थी 2024 में सीएम उमर अब्दुल्ला के लिए, उस वक्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो पार्टी के सदर है, उन्होंने वादा किया था आगा महमूद से कि अगर ये दोनों सीट्स में से उमर अब्दुल्ला जीत जाते हैं दोनों सीट्स, बडगाम की वो सीट आपके लिए छोड़ेंगे। और वही कुछ दिखता हुआ अब नजर आ रहा है कि आगा महमूद जो है वो फ्रंट रनर कैंडिडेट बन रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। तो उसी के चलते हुए शायद कहीं ना कहीं बात अटकी हुई है। साथ ही साथ आपने देखा राज्यसभा की भी नॉमिनेशन थी, तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो पार्टी है उसमें उथल पुथल बहुत ज्यादा हुई पिछले 2 हफ्तों से, जो हम देखते चले आ रहे हैं। और उसके बाद बैक टू बैक सीएम उमर अब्दुल्ला की 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देना। तो कुल मिला के अगर बात करें, एक ऑप्शन भी ओपन रखा गया है। हालांकि इस सब में अगर हम कांग्रेस और एनसी की बात करें, यानी कि इंडिया अलायंस की बात करें, हमने देखा कि दोनों अलायंस पार्टनर्स जो है अलग अलग पेज पे थे। हालांकि राज्यसभा की सीट को लेके आप बात कर लें या जो हमारी रियासत हमारा हक है उसके प्रचार को लेके बात कर लें आप, तो
अब लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू की जो नगरोटा सीट है, आपने खुद सुना कल उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नगरोटा की जो सीट है वो हम कांग्रेस को देना चाहते हैं और ग्राउंड पर जितना भी सपोर्ट रहेगा वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का रहेगा। तो कहीं ना कहीं एक डैमेज कंट्रोल की भी कोशिश की जा रही है। तो कई सारे प्रेशर्स हैं जो इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस टैकल कर रहा है, शायद उसी के चलते हुए नाम जो है काफी देरी से आ रहा है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही था, जब राज्यसभा के नामांकन आने थे, नाम सामने आने थे, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक एग्जाम्पल लीड की थी कि लीडिंग पार्टी है इस वक्त यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं नाम उनके सामने पहले आने चाहिए थे। लेकिन इस वक्त बड़गाम में जो पेज फंसे हुए हैं उसके ये सब एलिमेंट्स जो हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल सरोज, बिल्कुल सही आपने कहा कि कई वजह हैं जिसकी वजह से देरी हो रही है उम्मीदवार का नाम फाइनल करने में या उम्मीदवार का नाम एक तरह से जाहिर करने में। सरोज हमारे साथ बने रहिएगा, एक खबर पर आपसे और हम आगे डिटेल लेंगे। इस बीच खबर है कि पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर ने यू टर्न लिया है और पिछले 9 महीनों में एक भी स्थानीय आतंकवादी की भर्ती नहीं हुई है। यह एक बड़ा बदलाव है। पहले पाकिस्तान को सीमा पार से आतंकवादी भेजने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो हमारे बच्चों को हथियार थमा देता था। अब स्थिति बदल चुकी है। जम्मू कश्मीर के लोग महसूस करते हैं कि वो पूरे देश के हैं और पूरा देश उनका है। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें कि श्रीनगर कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस की क्रमिक भूख हड़ताल जारी है। इसी कड़ी में आज शोपियां जिला कांग्रेस कमेटी भी इसमें हिस्सा लेगी। जम्मू कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर यह भूख हड़ताल की जा रही है। हमारी रियासत हमारा हक कार्यक्रम के तहत पार्टी नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ता भी इस भूख हड़ताल में शामिल हैं और इसी भूख हड़ताल पर और जानकारी लेंगे। सरोज कफील लगातार श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरोज, स्टेटहुड को लेकर, रियासत, मुकम्मल रियासत के दर्जे को लेकर कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है और कांग्रेस इससे पहले भी भूख हड़ताल और इस तरह की मुहिम चलाती रही है। एक बार फिर से उसने अपनी मुहिम शुरू की है और आज जो शोपियां के कांग्रेसी जो लीडर हैं वो इसमें श्रीनगर में शामिल हो रहे हैं। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, हमारी रियासत हमारा हक जो कैंपेन है, यहाँ से ठीक 3.5-4 महीने पहले शुरू किया गया था कांग्रेस के जरिए। लेकिन एम और ऑब्जेक्टिव यही था कि जम्मू कश्मीर के तमाम 20 डिस्ट्रिक्ट्स में जाया जाए जहां पर लोगों को स्टेटहुड के हवाले से वाकिफ कराया जाए और डोर टू डोर ये कैंपेन रहेगा। लेकिन उसके बाद कई सारी पॉलिटिकल उथल पुथल हुई। यहाँ पे हालातों के हवाले से भी बात करें तो आप जानते हैं किस तरह से यहाँ पे तब्दीलियां आती रहीं, जिसके कारण कांग्रेस को एक कैंपेन रोकना पड़ा था। उसके बाद हमने देखा कि एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कि इसी हमारा रियासत हमारा हक के चलते हुए जेकेपीसीसी के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा या जीए मीर या तमाम जो सीनियर लीडर्स थे कांग्रेस के, वो दिल्ली के जंतर मंतर पे मिले थे उस टाइम पे। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कोई नहीं गया था और एक बहुत बड़ा सवाल उठाया गया था जब सीएम से पूछा गया था कि क्या वजह रही कि आप हमारी रियासत हमारा हक का हिस्सा नहीं बने, आपकी पार्टी से कोई कैंडिडेट वहां पे नहीं आया, प्रवक्ता नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि हमें न्योता नहीं दिया गया था, जिस पर फिर कांग्रेस ने बड़े दबे अल्फाजों में कहा कि शादी ब्याह नहीं था कि न्योता दिया जाता। तो कहीं ना कहीं वहां पर भी दिख रहा था कि किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है अलग अलग रास्ते चुन रहे हैं। हालांकि मुद्दा सेम है। हालांकि यही नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टेटहुड तो छोड़िए 370 और 35A लाने की भी बात कर रहे थे इस वक्त। तो कुल मिला के अगर बात करें उसी की कैंपेन के चलते हुए 2 सीट्स जो है कैबिनेट में सीएम उमर अब्दुल्ला की मिनिस्ट्रियल पद वो भी खाली रखे गए हैं। कांग्रेस ने यही कहा है कि जब तक स्टेटहुड यहां पे बहाल नहीं होगा तब तक हम वो 2 मंत्री के पद नहीं लेंगे। और उसी के चलते हुए हमारी रियासत हमारा हक के तहत कई सारे यहां पर कैंपेन्स हमने देखे। उसके बाद तारिक हमीद कर्रा ने कहा था कि भूख हड़ताल का भी कैंपेन करेंगे, जो पिछले महीने की 9 तारीख को शुरू हुआ था, कुछ दिन चला था, लेकिन फिर किन्हीं कारणों की वजह से भूख हड़ताल रोकनी पड़ी थी। तो कुल मिला के एम और ऑब्जेक्टिव यही है इस वक्त कांग्रेस का कि हमारी रियासत हमारा हक के तहत डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जाए, जिसमें से अभी 3 डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर पेंडिंग है, जहां पर एक बारामुल्ला है, एक मतलब जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों तक भी कांग्रेस अपनी इस मुहिम को एक तरह से सरोज ले जाना चाह रही है और लगातार कांग्रेस अपनी इस मुहिम को खामोशी से ही सही लेकिन एक तरह से वो चला रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सरोज, जानकारी साझा करने के लिए। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।
आज हम आपको ले चलते हैं कश्मीर के एक ऐसे ऐतिहासिक और आध्यात्मिक स्थल पर जो सदियों से अपने धार्मिक, सांस्कृतिक और वास्तुकला के अद्भुत संगम के लिए जाना जाता है। शोपियां की जामा मस्जिद, जो न केवल इबादत का केंद्र है बल्कि कश्मीरी कला और इस्लामी संस्कृति का जीवंत उदाहरण भी है। हमारी खास रिपोर्ट में देखिए जामा मस्जिद शोपियां की वो खासियतें जो इसे सिर्फ एक मस्जिद ही नहीं बल्कि कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत का अनमोल हिस्सा बनाती हैं। जामिया मस्जिद शोपियां कश्मीर की एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मस्जिद है जो वादी कश्मीर के दक्षिणी हिस्से शोपियां में स्थित है। ये मस्जिद न केवल इबादत का स्थान है बल्कि संस्कृति, इतिहास और वास्तुकला का भी शानदार उदाहरण मानी जाती है। मस्जिदें हर जगह होती है, लेकिन जिस मस्जिद की आज हम बात करने जा रहे हैं वो तारीखी मस्जिद शोपियां की जामिया मस्जिद है। जब मुगलों ने दिल्ली में जामिया मस्जिद को तामीर किया और उसके बाद श्रीनगर डाउनटाउन में जो जामिया मस्जिद है उसको भी मुगलों ने तामीर किया, लेकिन उस वक्त यानी कि 1930 में शोपियां के इलाके के लोगों ने ये ठान ली और किसी चले से कम नहीं था तो इन्होंने उस तर्ज पर मस्जिद बनाने का अहद किया। अल्लाह ने साथ दिया और 1940 में ये मस्जिद पाई तकमील तक पहुँच गई। जामिया मस्जिद शोपियां का नाम देश की ऐतिहासिक मस्जिदों में शुमार किया जाता है। यह मस्जिद सन 1930 से 1940 के बीच स्थानीय लोगों की मेहनत और सहयोग से बनाई गई थी। इसके निर्माण में कश्मीरी पारंपरिक वास्तुकला के साथ साथ इस्लामी वास्तुकला के तत्वों को बखूबी जोड़ा गया था। बताइए, इस मस्जिद के बारे में जानना चाहते हैं, कितने सालों से आप नमाज पढ़ रहे हैं और इस मस्जिद के बारे में क्या जानते हैं आप? मेरी उम्र तो 70 साल की होने वाली है। तो इससे पहले जब भी मैं नमाज़ पढ़ता था, जुमा की नमाज़, तो इसी मस्जिद में पढ़ा करते थे। अपने वालिदैन के साथ आया करते थे और नमाज यहाँ ही अदा की जाती थी। इसके मतलब हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना है कि उस वक्त के लोग बहुत कम तालीम याफ्ता, कम अंग्रेज़ी जानने वाले, अंग्रेज़ी कम जानने वाले और बाकी फ़ारसी, हिंदी और संस्कृत की तालीम जानने वाले लोग थे ज़्यादा, जो यहाँ कश्मीर में रहते थे। बाकी लीडरों के बगैर कम तालीम याफ्ता लोग थे और जिन्होंने इस मस्जिद को बनाने में अपने खून से सेंचा इसको और अपने खून से बनाया। और जो माएँ बहनें थी उनके पास उस वक्त तो सोना ज़्यादा होता था ही ना, थी ये चांदी वगैरह था, जो कुछ भी उनके पास ज़रा था वो उन्होंने लाया और इस मस्जिद शरीफ को तामीर कर दिया। इस मस्जिद की बनावट प्राचीन कश्मीरी कला और इस्लामिक आर्ट के सामंजस्य को दर्शाती है। लकड़ी की नक्काशी, बारीक कारीगरी और खूबसूरत डिजाइन इसे अनोखा बनाता है। इसका विस्तृत आंगन और ऊंचे मीनारों ने न केवल धार्मिक महत्व रखती है बल्कि ये स्थान स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। पूरे इस शोपियां इलाके में सिर्फ एक यही तारीखी मस्जिद थी जो जामिया मस्जिद शोपियां है। मैं मुख्तसरन ये अर्ज़ करूँगा कि ये न सिर्फ शोपियान इलाके का ताज है बल्कि कश्मीर में जामिया मस्जिद श्रीनगर के बाद अगर शान है इस कश्मीर की तो वो यही जामिया मस्जिद शोपियान है। जामिया मस्जिद शोपियां इस क्षेत्र के मुसलमानों के लिए एक आध्यात्मिक केंद्र है जहां जुम्मे की नमाज में बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। इसके अलावा मस्जिद में धार्मिक शिक्षाओं और रूहानी मजलसों का भी आयोजन किया जाता है। जिन्होंने ये मस्जिद बनाया है उनका नाम था हबीब, मस्त हबीब उसको बोलते हैं। वो श्रीनगर का रहने वाला था। हमने उसको इधर लाया, इसमें कोई प्रॉब्लम क्या है, इसको क्यों ये पानी ऊपर चढ़ता है। बाकी जो आप ये मस्जिद देखिए, जो आपने शोपियां जामिया मस्जिद की तारीख क्या बात करते हैं, इसमें ज़्यादातर वली उल्लाह लोग नमाज़ पढ़ने के दूर दराज गाँवों से आते हैं। चाहे वो श्रीनगर का था, चाहे वो कैलर का था, चाहे वो पुलवामा का था, कुलगाम का था, चाहे अनंतनाग का। साउथ कश्मीर में जो भी दोस्ती खुदा वो यहाँ पर हाजिरी देते थे। स्थानीय लोगों ने हमेशा इस मस्जिद की देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
बताया जाता है कि उस समय लोगों के पास अधिक धन नहीं था, फिर भी उन्होंने अपने गहने, चांदी के बर्तन और अन्य कीमती सामान बेचकर इस मस्जिद के निर्माण में चंदा दिया। यही तो इसका जो हुस्न है, असल जो हकीकत है वो यही है कि ये अवामुन्नास ने बनाई है। और बिल्कुल उस ज़माने में करीब 90-95 साल इसकी जो तारीख़ है, तो यही सुना है हमने अपने बुज़ुर्गों से कि इस जामिया मस्जिद की जो तामीर है वो उन लोगों ने की है जो इल्मी लिहाज से कम इल्म रखते थे, मगर उनका एतिकाद और उनका इश्क था इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अक्सर जो यहाँ नमाज पढ़ने आते हैं या जिन्होंने ये तामीर की, वो सिर्फ़ उनको अल्लाह का मोहब्बत था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहब्बत था। और उन्होंने ताहे दिल से, हमदर्दी से और इश्क से इस अपने हाथों से, अपनी मेहनत की कमाई से इस जामिया मस्जिद की तामीर की है। जो इसमें कारीगर थे वो भी आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो भी सालेह और पाकबाज लोग थे। और जिन्होंने तामीर किया, जिन्होंने पैसा दिया, चाहे उसमें माँ, बहनें, बच्चे, बुज़ुर्ग, सबों ने शौक़ से और अपनी मेहनत की हलाल कमाई से इसको तामीर किया। इस मस्जिद की एक और बड़ी विशेषता ये है कि इसके अंदर इमाम हुसैन और हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बाल संरक्षित हैं। इस पवित्र निशानी की जियारत के लिए आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में लोग आते हैं, जहां इतिहास, संस्कृति और